खुदा का नूर कहते हैं वो अपनी बीड़ी की लो को, जो अपने पीठ के कुबड़ को कोहे नूर कहते हैं, और हमारे मुंह पे जो कहते हैं हमको चांद का टुकड़ा, वो जालिम पीठ फिरते ही मुझे लंगूर कहते हैं। भारत की प्रख्यात अभिनेत्री वो प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता, प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। The winner of the Great Indian Laughter Challenge Season 4 is Suresh Albela. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी नाउ और मैं प्रखर श्रीवास्तव प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष आप सबका स्वागत करने के लिए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं देश का एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जिसने कॉमेडी के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुरेश जी की। सुरेश जी के नाम से और उनके काम से देश ही नहीं बल्कि दुनिया परिचित है। और आज हम जब उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे तो हम उनसे जानेंगे कि उनकी इस शख्सियत और उनके इस काम के पीछे का जो संघर्ष है, सफलता के पीछे के संघर्ष की जो कहानी है, उससे आपको रूबरू कराएं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी नाउ में। जी नमस्कार। यूपी नाउ के सभी दर्शकों को सुरेश अलबेला का प्रणाम, नमस्कार। सुरेश जी, एक वाजिब सा प्रश्न जो उठता है कि राजस्थान के एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवार से आप आते हैं और कॉमेडी के क्षेत्र में देश ही नहीं बल्कि दुनिया पर छा जाते हैं, तो इस क्षेत्र में नाम कमाने के लिए जो संघर्ष रहा, जो पारिवारिक स्थितियों का सामना करना पड़ा, उनके बारे में बताएं। देखो, संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है और अब बिना संघर्ष के तो दुनिया में कोई कुछ कर भी नहीं पाता। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं जब छोटा था तो कवि सम्मेलन देखते देखते मुझे हंसाने का शौक़ लगा, तो मैं एक हास्य कवि बना। तो संघर्ष बहुत आए। घर वाले कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करो, इंजीनियर डॉक्टर टीचर कुछ बनो। गवर्नमेंट नौकरी में हिंदुस्तानियों का बड़ा विश्वास रहता है, बोले ये कॉमेडी क्या होती है, टीवी पे कोई आता है क्या। लेकिन धीरे धीरे मैं अपने काम पे ध्यान देता रहा और पढ़ाई में थोड़ी कम दिलचस्पी थी मेरी। तो कविताओं के क्षेत्र में मैं धीरे धीरे कवि सम्मेलन करने लगा, हास्य कवि सम्मेलनों में जाने लगा। तो सिलसिला चलता गया। फिर जयपुर में एक ऑडिशन हुआ लाफ्टर चैलेंज का, उसमें जाने का किराया भी नहीं था मेरे पास, तो किसी से उधार मांग के गया, फिर ऑडिशन दिया और ऐसे में लाफ्टर चैलेंज का विनर बना। एक बड़ी चर्चित बात जो है आपके विषय में जानी जाती है कि जब प्रथम बार आपको मुंबई जाने का ऑफ़र आया तब आपके पास अपने पहचान के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे और उस समय आप जो है 10वीं की जो है सर्टिफिकेट लेकर के यात्रा करते थे। तो उस पल के बारे में कोई ऐसी अनोखी याद जो आज भी आपके मन में हो, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। वो हुआ ये था कि मेरे पास उस समय न तो लाइसेंस था, न पहचान पत्र था, आधार कार्ड तो उस समय होते ही नहीं थे। तो उनका कॉल आया मुंबई से लाफ्टर चैलेंज वालों का कि आइए सर, आपका स्वागत है, हम आपकी फ़्लाइट करवा देते हैं। तो उन्होंने फ़्लाइट का टिकट कराया। तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझसे पूछा फ़्लाइट कहाँ से लेनी है। मैंने कहा कोटा से लेनी है। तो फिर बाद में चेक करके उन्होंने बताया साहब कोटा में तो एयरपोर्ट ही नहीं है। मैंने कहा जयपुर से कर दीजिए, वो भी पास है। तो आईडी थी नहीं, तो मेरे पास 10th की मार्कशीट थी। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं जैसे गया तो उन्होंने मेरे को जाने दिया, सबने, सिक्योरिटी ने, किसी ने कुछ नहीं कहा और सबने अलाउ किया मेरे को। तो बड़ा अच्छा भी लगा कि हिंदुस्तान के लोग सुलझे हुए हैं और एक बच्चे का साथ देते हैं। तो बड़ा अच्छा पल था मार्कशीट के साथ जाने का। फिर धीरे धीरे लाइसेंस बनवाया, पहचान पत्र बनाया। आज आपका ऐसा मुकाम है कि आपको किसी पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस दौर में आप जब कॉमेडी के क्षेत्र में गए और जीते भी, तो पहली कौन सी ऐसी आइटम, कौन सी ऐसी रचना थी जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई, जिसने सुरेश जी को सुरेश जी बनाया? उस रचना का थोड़ा सा जिक्र अगर हमारे दर्शकों के लिए करें या उसकी कोई कहानी हमें सुनाएं। जी।
ऐसा था कि कॉमेडी का सबका अपना अपना तरीका था करने का। मैं जिस सीज़न में था उसके पहले राजू श्रीवास्तव बहुत छाए रहते थे। कपिल शर्मा भी जस्ट मेरे पहले वाले सीज़न के विनर बने थे, हालांकि वो उतना नहीं छा रहे थे। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया। तो देखो क्या है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ। अगर मैं राजू श्रीवास्तव बनूंगा या मैं कपिल शर्मा बनूंगा तो फिर मैं सुरेश अलबेला भी नहीं रहूँगा। मैंने सोचा अलग करते हैं, तो मैंने कॉमेडी को शास्त्रीय बनाया, संस्कृत का प्रयोग किया। तो मैंने मल्लिका शेरावत पे कहा था कि हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। तो ये मैंने सुनाया तो उस समय सिद्धू जी उछल उछल के पड़ जाते थे। शत्रुघ्न सिन्हा कहते थे दोबारा सुनाओ दोबारा सुनाओ। तो ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आज भी मैं बहुत जगह जाता हूँ तो इसकी डिमांड होती है। और कॉमेडी से कविता की ओर कैसे झुकाव हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे आपसे। कवि सम्मेलनों में तो नहीं, मैं लाफ्टर चैलेंज में जाने के पहले हास्य कवि था। मैं उसके पहले ही कवि सम्मेलनों में जाता था। तो कॉमेडी के क्षेत्र में तो मैं बाद में गया। दरअसल लाफ्टर चैलेंज एक ऐसा मंच था जिसमें लोग मिमिक्री से भी जाते थे, उसमें कवि सम्मेलन से भी लोग गए, बैंड से भी गए। तो जिसको हंसाना आता था, हंसाने की जितनी भी विधाएं थी, सब अलग अलग क्षेत्र से गए। कपिल शर्मा थिएटर से गए, राजू श्रीवास्तव स्टेज से गए, मैं कवि सम्मेलन से गया। तो अलग अलग क्षेत्र से। यहाँ पे आपसे थोड़ा सा रोकूंगा और ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने जो अपना आइटम बताया जिससे आप जो है प्रसिद्धि पाए, सिद्धू जी का आपने जिक्र किया, लेकिन जहाँ पे आप ये बात कह रहे हैं कि इससे पहले आप कवि सम्मेलन में थे, कवि सम्मेलन एक बैकग्राउंड था, उस बेस से आप आए, तो कवि सम्मेलनों में भी जाना और युवाओं को भी मौका मिलता है कवि सम्मेलनों में, तो वहाँ पर पहुँचने में आपका पहला कदम जो सराहाया गया, उसके बारे में अगर हमें कुछ बताएं। जो पहला कवि सम्मेलन याद हो आपको। पहला जो मेरा कवि सम्मेलन था उसमें तो मैं बड़ी तैयारी करके गया था, लेकिन मेरा नंबर रात के 3 बजे आया था। दर्शक उसमें 50-60 थे, तो मज़ा आया नहीं। फिर मैंने और तैयारी की और फिर मैंने कोटा की एक कवि सम्मेलन में कविताएं सुनाई, तो काफ़ी प्रशंसा की लोगों ने। मैं काफ़ी तैयारी करके गया था रात दिन, तो वंस मोर हुई और मैंने दोबारा भी उनको सुनाया, तो बड़ा अच्छा था। उसमें पहले तो मुझे ले ही नहीं रहे थे कवि सम्मेलन में कि बड़े बड़े कवि हैं, आपको मौका नहीं दे सकते। लेकिन एक मेला अधिकारी थे, उन्होंने कहा यार ये बच्चा रोज आता है, इसको एक मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने फिर मेरे को मौका दिया और मैंने मौके पे चौका भी मार दिया। सुरेश जी, कॉमेडी की लाइन में कॉमेडी और वल्गैरिटी में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं और क्या देखते हैं, और आज की जो कॉमेडी है उस पर आपका क्या नज़रिया है? देखो ऐसा है, असली शुद्ध हास्य तो वही होता है जो अपनी माँ और बहन के साथ हम सुन सकें। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें पारिवारिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हंसाने में वल्गैरिटी कम से कम टीवी पे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे अलग अलग जगह देखता हूँ, वहाँ पे प्रॉपर वल्गर शोज़ भी बनाए जा रहे हैं। तो लेकिन कम से कम टीवी पे आप हिंदुस्तान में उस जगह है कि आप हर घर में पहुँच रहे हैं, तो हमारे संस्कार बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आजकल डिमांड इतनी ज़्यादा है और लोगों के पास मसाला कम है। अब आप देखते होंगे कि कपिल शर्मा का शो आता है हर शनिवार रविवार को, अभी शायद बंद हो गया लेकिन आता था। तो इतनी कॉमेडी क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं इस मामले में कपिल शर्मा की भी बड़ी तारीफ़ करता हूँ कि वो इतना उनके लोग क्रिएट कर लेते हैं और वो इतनी मेहनत से शो बना लेते हैं। लेकिन अगर आप इतना सारा करोगे तो आपका स्तर घटेगा, आपको निचले स्तर पे जाना ही पड़ेगा। तो उस चक्कर में होता है ये। तो कॉमेडी, हंसी, ह्यूमर जो होता है ना, वो अंदर से आता है आदमी के। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, फिर ज़बरदस्ती सा लगेगा, फूहड़ सा हो जाएगा। सुरेश जी, एक जिज्ञासा मेरी आपसे यह भी है कि कॉमेडी के क्षेत्र में जो महिलाएं आती हैं
वो बहुत ही कम रुझान रखती हैं जो नई लड़कियां हैं या युवतियां हैं। अगर देखा जाए तो भारती और सुगंधा मिश्रा ये दो ही कलाकार पेशे से हैं। तो महिलाओं का इतना कम आना इस क्षेत्र में, इस पर आपका क्या विचार है, क्या टिप्पणी है? देखो, पहली बात तो ये है कि महिलाएं वैसे आप और क्षेत्र में भी देखोगे तो पुरुषों के मुकाबले थोड़ा कम आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी देश में हुआ है कि महिलाएं अब आ रही हैं आगे। और सुगंधा भी प्रॉपर कॉमेडियन नहीं है, वो भी एक सिंगर है, वो मिमिक्री में आ गई, बाद में उन्होंने अपना कैरियर दोनों में बनाया, सिंगिंग में और कॉमेडी में। भारती ज़रूर आई इस क्षेत्र में, और लड़कियां भी आ रही हैं, कम आ रही है, लेकिन धीरे धीरे होगा कि आएंगी। और महिलाओं के लिए वैसे हंसाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, और पुरुष बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं, उन पे महिलाएं कभी कभी हिचकती है, नहीं करती हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है। लेकिन जो कर रही हैं, भारती जो कर रही है, वो काफ़ी सराहनीय काम है। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और हम फिर लौटेंगे और बात करेंगे सुरेश जी से कॉमेडी के बारे में और उनके आगे के नए उद्देश्यों के बारे में। वेलकम बैक दोस्तों, सुरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश जी, अगला प्रश्न जो हमारा आपसे है वो ये है कि अगर आप इस क्षेत्र में ना होते तो आप क्या होते? 10वीं और 12वीं या 8वीं कक्षा का जो लड़का था सुरेश, उसके मन में अपने जीवन के प्रति क्या उद्देश्य थे, वो क्या बनना चाहता था? अगर कॉमेडी नहीं तो आप क्या होते? हास्य कवि तो कम से कम में होता ही होता, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी लग जाए इतना पढ़ाकू नहीं था मैं। क्रिकेट खेलता था तो वो भी उतना अच्छा नहीं खेलता था कि मैं इंडिया की टीम में जा सकूं, तो सब टाइम पास और करता था, लेकिन हास्य कवि बनना तय था मेरा। फिर भी मैं धीरे धीरे करके कोशिश करके कुछ तो बन ही जाता। तो अपने कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में भी आप इस तरीके से हास्य व्यंग में पार्टिसिपेट करते थे? तभी शुरू हो गया था ये, स्कूल के दिनों से ही। मैं 9वीं 10वीं कक्षा में कविताएं सुनाता था, तो स्टूडेंट्स काफ़ी एंजॉय करते थे, और प्रोग्राम में कम करते थे, मेरे वाले में ज़्यादा तालियां बजती थी, आते ही लोग बड़ा स्वागत करते थे, तो वहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा, और मुझे लगा कि मैं हंसा सकता हूँ। और इस क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ रहे थे नई तेज़ी से, तो क्या पारिवारिक दबाव या इस तरीके की कोई बात आपके परिवार में रही कि इस क्षेत्र में लक की बात होती है या धन की बात होती है, ऐसी कोई बात? नहीं, अब क्या परिवार का पूरा सहयोग समर्थन था? नहीं, बिल्कुल भी समर्थन नहीं था। वो लोग मानते ही नहीं थे, वो लोग कि इतने ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। वो इसे सपने की दुनिया मानते हैं, क्योंकि आसपास शहर में, गांव में कोई नहीं निकला इतना दूर, तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसा करना फिजूल है, तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, कैरियर बर्बाद कर रहे हो, खुद की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण है, बस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। तो लेकिन मैं करता गया अपने, मैं जानता था कि मैं मेहनत करूँगा तो कुछ ना कुछ होगा, मैं करता गया। तो फिर उन्होंने, घर वालों ने भी स्वीकार किया कि एक बच्चे को वही करने देना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। आपने जैसा बताया, आपने मेहनत की और घर वालों को परिणाम सामने प्रमाण के साथ दिया। इसी के साथ अंतिम प्रश्न जो हमारा आपसे है वो ये है कि आज के समय में कई सारे युवा जो हमें देख भी रहे होंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न स्क्रीन के सामने, वो कॉमेडी में, एक्टिंग की लाइन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कुछ नया करना चाह रहे हैं, और उनके साथ भी कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या होती है, शिक्षा का दबाव होता है, और निराश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मानसिक उनका संतुलन बिगड़ने लगता है, और वो अन्य अपनी रुचियों, अपनी खूबियों को भी दबा देते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश, क्या मार्गदर्शन होगा? देखो, पहली बात तो निराश होना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक लड़का था, वो रेडियो जो कि मैं अनाउंसर की नौकरी करने के लिए गया था, तो उस लड़के को निकाल दिया वहाँ से कि तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो लड़का लौट आया वहाँ से, और उस लड़के का नाम है अमिताभ बच्चन। वो अमिताभ बच्चन बने हैं सफल होके। एक लड़का था, वो लाफ्टर चैलेंज 2 का ऑडिशन देने के लिए गया, तो उसको लाफ्टर चैलेंज के 2 के ऑडिशन में निकाल दिया, और वो लाफ्टर चैलेंज 3 का चैम्पियन बना। उस लड़के का नाम है कपिल शर्मा।
फिर लाफ्टर चैलेंज 3 के ऑडिशन में एक और लड़का गया, उसको भी निकाल दिया गया। वो लड़का मैं हूँ, मैं लाफ्टर चैलेंज 4 का विनर बना। तो असफलताएं तो हर क्षेत्र में मिलती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उससे निराश हो जाओ। आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए। अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको ज़रूर एक न एक दिन सफलता मिलेगी मिलेगी, कोई भी नहीं रोक सकता। रही बात सुसाइड करने की, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख हजार योनियों के बाद ये इंसान का शरीर मिलता है। तो आदमी कीड़ा बनेगा, मकोड़ा बनेगा, हाथी बनेगा, कौवा बनेगा, बहुत सारे जीव बनेगा, तब वो इंसान बनेगा। तो आपको इंसान का ये शरीर मिला है, तो आप इसको क्यों खो रहे हो? इसका पूरा आनंद आपको उठाना चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए, ये नहीं तो कुछ और करना चाहिए। ज़िंदगी के अलग अलग रंग है। शेक्सपियर ने भी कहा है कि ज़िंदगी एक रंगमंच है और इसमें हर इंसान अपना किरदार निभाने के लिए पैदा हुआ है। आपका किरदार दमदार होना चाहिए। और बस कि मेरे को एक्टिंग में मौका नहीं मिला, या मैं सक्सेस नहीं हो पाया, या पढ़ाई में मेरी परसेंटेज कम बन गई, नौकरी नहीं लगी, इन चीज़ों से सुसाइड करने वाला व्यक्ति मेरी नज़र में घोर कायर है। कायर है वो बहुत नासमझ बेकार आदमी है जो सुसाइड करता है। ये ज़िंदगी अनमोल है, इसको पूरी तरीके से जीना चाहिए। अरे इराक में लोगों की गर्दनें काट दी गई, इराक में लोग बड़े परेशान हुए। एक व्यक्ति का तो मैंने ऐसा देखा कि उसके पूरे परिवारों को उसके सामने किसी को तलवार से काट दिया, गोली मार दी गई, बच्चे मार दिए, पत्नी को मार दिया, लेकिन वो फिर भी ज़िंदा रहा। वो वहाँ से दूसरे देश में गया और उसने खुद की ज़िंदगी को जिया। तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं हो आप। आपको जीना चाहिए, जीवन अनमोल है, तो जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और इसी कड़ी में किसी और शख्सियत और किसी और व्यक्तित्व के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।